सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे की, फिर बात करेंगे उन पटवारियों की जो अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे एसएचओ की जिसके घर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिखाएंगे आपको कहां ठेकेदार तानाशाह हो गए, तो दिखाएंगे आपको कैसे बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा एक्शन एसीबी का प्रदेश भर में सर्च अभियान जारी। 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की एसीबी ने। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन। जेडीएक्सीएन निर्मल गोयल के ठिकानों पर यह सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर के इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च अभियान। चित्तौड़गढ़ डीटीओ मनीष शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च अभियान, सर्च ऑपरेशन। तीनों के खिलाफ जेसीबी इंटेलिजेंस ने निगरानी की थी। अब तीनों के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है। वारंट जारी कर एसीबी की टीम अब सर्च ऑपरेशन चला रही है। चलिए, सौरभ गृहस्थी और ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ जयपुर से और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कोरोना काल शुरू हुआ सौरभ, लॉकडाउन लगा, अनलॉक भी हो गया, लेकिन इन रिश्वतखोरों का, इन भ्रष्टाचारियों का अनलॉक ही चल रहा है तब से। अब एसीबी ने इनके अनलॉक भ्रष्टाचार पर लॉकडाउन लगा दिया है। क्या कार्रवाई, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी का यह बहुत बड़ा एक्शन है और प्रदेश भर के 3 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की अलग अलग टीमें जो हैं वो 1.5 दर्जन जिलों में इस वक्त कार्रवाई जो है वो कर रही है। सुबह करीब 9 बजे से ही अलग अलग इलाकों में पहले से ही टीमें मौजूद थी और उसके बाद सर्च अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। जयपुर में जेडीएक्सीएन है निर्मल गोयल, उनके ठिकानों पर जो है वो अलग अलग जगह इस वक्त लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है और चूंकि उनका मध्यम मार्ग पर मकान है वहां पर जो है वो कार्रवाई की गई है। जेडीए में भी सर्च की सूचना जो है वो लगातार मिल रही है। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ के डीटीओ हैं मनीष शर्मा, उनके ठिकानों पर भी इस वक्त न सिर्फ चित्तौड़गढ़ में बल्कि उदयपुर में भी लगातार सर्च अभियान जो है वो जारी है। इसके अलावा जोधपुर का एक इंस्पेक्टर है प्रदीप शर्मा, उनके ठिकानों पर भी जो है वो सर्च की जा रही है। दरअसल एसीबी लगातार इन तीनों अधिकारियों की आय से अधिक जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की थी उसको लेकर लगातार निगरानी जो है वो कर रखी थी और जब इंटेलिजेंस को ये पुख्ता हो गया कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति जो है वो अर्जित की है, जिसके बाद एसीबी ने इन तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। बाड़मेर में भी इस वक्त लगातार कार्रवाई चल रही है, बीकानेर में कार्रवाई चल रही है, उदयपुर में कार्रवाई चल रही है, जयपुर, जोधपुर में भी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो ये बताया जा रहा है कि इन तीनों जो अधिकारी हैं उनकी अलग अलग जगहों पर इन्होंने संपत्तियां जो है वो बनाई हैं, तो उन संपत्तियों का जो है वो वेरीफाई इस वक्त एसीबी की टीम जो है वो लगातार कर रही है। दरअसल पिछले काफी दिनों से एसीबी के जो डीजी बीएल सोनी है, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति को लेकर पहले से ही मूड बना रखा था कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और इसी के कारण एसीबी इंटेलिजेंस लगातार ऐसे अधिकारियों पर निगरानी जो है वो बनाए हुई थी, जिसके बाद जो है वो इस वक्त तमाम जगहों पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। संभवतः शाम तक ये कार्रवाई जो है चलेगी और उसके बाद कंपाइल करके ये डेटा एसीबी मुख्यालय पर पहुंचेगा कि कितनी संपत्ति जो है वो इन्होंने बना रखी थी, कितनी संपत्ति एसीबी जो है वो अटैच करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में बहुत दिनों बाद जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो एसीबी द्वारा की गई है। जी ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, एक तरफ तो देखिए हम तस्वीरें देखते हैं, कई बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर नौकरी की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग जिनको बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है, ये नौकरी ज्वाइन करते हैं सिर्फ मलाई खाने के लिए। क्या कार्रवाई वहां पर चल रही है जोधपुर में इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर?
लेकिन निश्चित तौर पर कल ही शिकायत दर्ज हुई थी आय से अधिक संपत्ति के सबूतों के साथ। उसके बाद तुरंत एसीबी ने मामला दर्ज किया और आज उनके फ्लैट जो रातनाड़ा पशु चिकित्सा के सामने फ्लैट है उनका, उस पर दबिश दी गई है। बहरहाल अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं, लगातार एसीबी की टीम वहां पर सर्च अभियान चला रही है। तमाम कागज सबूतों को जुटाने की पुलिस एसीबी कोशिश कर रही है और फिलहाल सर्च अभियान जारी है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह खुद इस मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने खुद ने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति के पास पर्याप्त सबूत है, उसके आधार पर इस पूरी तलाशी अभियान सर्च अभियान चला जा रहा है और अभी फिलहाल सर्च अभियान जारी है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी का बड़ा एक्शन जयपुर जोधपुर में और जयपुर जोधपुर बीकानेर चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जेडीएक्सीएन निर्मल गोयल के ठिकानों पर सर्च अभियान, तो जोधपुर में इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च। वहीं खबर उदयपुर से भी आ रही है, जहां एसीबी ने उदयपुर में सर्च ऑपरेशन किया। कविता इलाके में स्पेक्ट्रम परिसर में यह सर्च कार्रवाई की जा रही है। तो एसीबी के आज ताबड़तोड़ कार्रवाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और तमाम जगहों पर एसीबी का अभियान। बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ में एसीबी सर्च ऑपरेशन चला रही है और आय से अधिक संपत्ति मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उदयपुर में भी एक सर्च ऑपरेशन एसीबी का कविता इलाके में स्पेक्ट्रम परिसर में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्रदेश भर में एसीबी का सर्च ऑपरेशन, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में सर्च ऑपरेशन। उदयपुर में भी एसीबी कार्रवाई कर रही है। जोधपुर में इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर सर्च अभियान। चित्तौड़गढ़ में डीटीओ मनीष शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च अभियान। जेडीएक्सीएन निर्मल गोयल, जयपुर में इसके ठिकानों पर सर्च अभियान। इनके खिलाफ एसीबी इंटेलिजेंस ने निगरानी की थी। अब एसीबी ने मामला दर्ज कर वारंट जारी कर एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। जयपुर और जोधपुर के 2 अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। तो उदयपुर में भी एसीबी का बड़ा ऑपरेशन, एसीबी ने उदयपुर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। कविता इलाके में स्पेक्ट्रम परिसर में ये कार्रवाई की गई। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, एसीबी की बड़ी कार्रवाई क्या चल रहा है अभी? एसीबी की बड़ी हाँ, देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में सर्च ऑपरेशन किया गया है, एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, तो इसमें उदयपुर में भी सर्च ऑपरेशन किया है। उदयपुर में एएसपी उमेश कुमार ओझा के नेतृत्व में एसीबी की टीम स्पेक्ट्रम जो उदयपुर में एक रिजॉर्ट बना हुआ उसके आसपास में एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। हम लगातार एसीबी के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है कि उदयपुर में किन जो 3 अधिकारी जिनके नाम सामने आ रहे हैं, 3 अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति के पास एसीबी ने सबूत जुटाए थे और उसके बाद में ये ऑपरेशन पूरे प्रदेश में शुरू किया था। उदयपुर में कौन से अधिकारी को लेकर सर्च किया जा रहा है, इसको लेकर अभी तक स्पष्ट स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से हमारा संपर्क हो और वे हमें बताएं कि उदयपुर में कौन से अधिकारी के आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज यहाँ पर मिले हैं। यदि जमीनों से जुड़ा मामला सामने आ रहा है तो कौन से अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है, ये जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं मिल पाया है। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, 2 अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च अभियान, आय से अधिक संपत्ति मामला, एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। उदयपुर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। कविता इलाके में स्पेक्ट्रम परिसर में ये सर्च ऑपरेशन एसीबी का। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एसीबी के सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें। जगह जगह आज एसीबी ने पूरे राजस्थान में, सूबे में ये सर्च अभियान चलाया और इन भ्रष्ट अधिकारियों को, चित्तौड़गढ़ से भी ये खबर आ रही है। देखिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई चित्तौड़गढ़ से, इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नवरत्न रेजिडेंसी में कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के निवास पर जांच की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद इस कार्रवाई का खुलासा एसीबी करेगी। 18 जिलों में एसीबी का सर्च अभियान, आज बड़ी कार्रवाई एसीबी की प्रदेश भर में। 18 जिलों में यह सर्च ऑपरेशन, एसीबी को सूचना मिली इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। अब एसीबी के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच गई है।
पहुंच गए हैं और अब इन भ्रष्ट अधिकारियों को उनके बिलों से खींचकर एसीबी बाहर निकाल कर लाएगी। कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश भर के 18 जिलों में एसीबी ने एक साथ इन भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर छापेमार कार्रवाई की। एसीबी का सर्च अभियान, बड़ी खबर। तो एक के बाद एक एसीबी पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई एसीबी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये बड़ा एक्शन एसीबी का। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 18 जिलों में ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर में जेडीए एक्सीएन निर्मल गोयल के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। ये वो लोग हैं जो शराफत का मुखौटा पहनकर सरकारी दफ्तरों में ड्यूटी बजाते हैं और टेबल के नीचे से अपनी जेबें गर्म करते हैं। लेकिन अब एसीबी को इनकी महक आ गई है। इनकी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति की खुशबू मिल गई है और पहुंच गई है एसीबी इनके घरों पर, इनके ठिकानों पर, जहां इन्होंने वो अकूत खजाना छुपाकर रखा हुआ था। अब एसीबी 18 जिलों में, प्रदेश भर के 18 जिलों में ये कार्रवाई कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके में युवती के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वो अपने गांव जाने के लिए गाड़ी का वेट कर रही थी। तभी उसका परिचित अशोक बाइक लेकर आया और उसे गांव छोड़ने की बात कहकर बाइक पर एक होटल ले गया, जहां उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे पोर्न साइट पर डाल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये आरोप लगाया है कि जो मुलजिम है उसने 2019 में नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और इसी दरमियान उसका वीडियो बना लिया और अब उस पर दबाव डालता था और अब उसको वायरल करने की उस पर धमकी दे रहा है और युवती का आरोप है कि इसको वायरल कर दिया। खबर बाना से। बाना के छबड़ा कस्बे में बीते कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसे लेकर पानी सप्लाई करने वाली ठेका कंपनी दारा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन ने मामला दर्ज करवाया है। जिसके बाद आज जलदाय विभाग की टीम कस्बे की कई जगहों पर पानी का सैंपल लेने पहुंची। इस दौरान इंदिरा कॉलोनी में लोगों ने जब सप्लाई किए हुए गंदे पानी का सैंपल देना चाहा तो जलदाय विभाग की टीम ने गंदे पानी का सैंपल लेने से मना कर दिया। जिसके बाद कस्बे के लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। काफी देर के बाद जलदाय विभाग की टीम को गंदे पानी का सैंपल लेना पड़ा। झुंझुनू में पटवारियों ने अपनी मांग को लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की। 3 साल पहले हुए वेतन वृद्धि के समझौते को लागू नहीं होने के विरोध में पटवारी आंदोलनरत हैं। जिले के पटवारियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर यूडी खान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 3 साल पहले हुए वेतन वृद्धि समझौते को लागू करने की मांग की। राजस्थान पटवार संघ जिला अध्यक्ष राजेंद्र थालौर के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि वेतन वृद्धि को लेकर 2018 में समझौता हुआ था, उसे अभी तक लागू नहीं किया गया। पटवारियों ने इच्छा मृत्यु प्रदान करने की मांग की। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले संपूर्ण राजस्थान के पटवारी पिछले 18 महीने से अहिंसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से समस्त राजस्थान में अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। उसके बावजूद सरकार हमारी मांगों को नहीं मानने की हठधर्मिता पाले हुए है। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 साल से फरार 5 टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के मुकदमे के अलावा थाने में अन्य संगीन मामले भी दर्ज हैं, जो भरतपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार हैं। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और अन्य वारदातों के बारे में भी आरोपियों से अब राज उगलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
समाज को संदेश जाए, इसलिए एक बेटी ने अपनी जान दे दी, लेकिन जाते जाते कह गई बस करो, अब इस कुप्रथा को खत्म करो। कहने को तो हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारे पहनावे रहन सहन बदलते जा रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम अभी भी आदिम युग में ही जी रहे हैं और सालों से चली आ रही कुप्रथा को ढो रहे हैं। मारवाड़ में भी सालों से चली आ रही एक सामाजिक कुप्रथा ने एक विवाहिता की जिंदगी छीन ली। घटना नागौर जिले के हेमपुरा गांव की है, जहां एक विवाहिता का मन आटा साटा कुप्रथा को स्वीकार नहीं कर सका और उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने में ही भलाई समझी। दरअसल इस प्रथा में जिस परिवार में बेटी की शादी होती है, उसी परिवार की बेटी की शादी अपने परिवार के लड़के से कराते हैं। यानी एक बेटी दी जाती है तो सामने वाले घर की बेटी को बहू बनाकर अपने घर लाते हैं। इसी प्रथा का शिकार हो गई 21 साल की सुमन। सुमन की शादी 2 साल पहले हुई थी। इस शादी को नियमित मानकर वो ससुराल तो चली आई, लेकिन कभी खुश नहीं रही और जब उसका पति उसे छोड़कर विदेश में पैसा कमाने चला गया तो वो और टूट गई। इसके बाद वो अपने मायके हेमपुरा लौट आई और 8 महीने से यहीं रह रही थी, लेकिन आखिरकार 28 जून को उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और पीछे अपने सुसाइड नोट में छोड़ गई एक संदेश, इस कुप्रथा को खत्म करो और बेटियों को जबरन किसी के साथ मत बांधो। जो बच्ची पढ़ी लिखी हैं, होनहार बच्चियां हैं, उनके लिए एक नासूर बनती जा रही है। ऐसे दकियानुसी विचारों का हमारे समाज में है, ऐसे दकियानुसी विचार रखने वाले लोग, तो मुझे जानकर भी बहुत शर्म आती है। अचानक से मौत गिरी, लेकिन किसी का काल नहीं बन पाई, फिर भी लोग मौत को दावत देने दौड़ पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। ये कहा नहीं इसे कहते हैं मौत के साथ खेलना। सड़क पर गिरे इस बिजली टावर के तारों में कब करंट दौड़ने लगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे। देखिए कैसे लोग धराशायी हुए इस बिजली टावर के तार के नीचे से निकल कर आवाजाही कर रहे हैं। मौत से खेलते लोगों के दुस्साहस की ये तस्वीरें बूंदी से आई हैं, जहां तालहेड़ा इलाके में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। आंधी के कारण छपावदा गांव के पास से गुजरने वाली 133 केवी हाई टेंशन लाइन का टावर धराशायी हो गया, जिससे पूरे इलाके में बिजली तो गुल हो ही गई। केशव राय पाटन रोड पर जाम भी लग गया। दरअसल टावर तो खेत में गिरा, लेकिन उससे लगे तार के कारण रोड जाम हो गया। टावर गिरने से बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के साथ साथ लोगों का दुस्साहस अब बड़े हादसों को दावत दे रहा है। टावर गिरने के घंटों बाद भी बिजली विभाग ने तारों को हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इस हादसे को देखने के लिए जमा हो गए। इतना ही नहीं, बिजली के तारों को नीचे से ही आवाजाही भी शुरू कर दी। कोरोना की इस महामारी में जिंदगी और मौत के बीच में अगर कोई है तो वो है डॉक्टर्स, जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, इसलिए उनका आभार जताना है। तो आइए धरती के भगवान का आभार जताइए, मान बढ़ाइए, एक वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाइए, हम उसे दिखाएंगे। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोरोना महामारी से बचने का बस एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। जो जितना टीका लगवाएगा वो उतनी जल्दी खुद को और अपनों को, जितनी जल्दी जो टीका लगवाएगा उतनी ही जल्दी खुद को और अपनों को कोरोना के मंडराते खतरे से बचाएगा। महामारी इंसान का रंग रूप नहीं देखती, ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। इसलिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। ओडिशा के रायगढ़ में रहने वाले आदिवासियों को भी इन दिनों यही बात समझाई जा रही है और इस नेक काम में मंत्री से लेकर जिले के आला अधिकारी तक एक किए हुए हैं। जब गांव में हमने टीकाकरण केंद्र खुलवाया तो लोगों को वैक्सीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही गांव वाले सहयोग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों को सारी बातें समझ आ गई। अब लोग जागरूक भी हैं और टीका लेने के लिए सामने भी आ रहे हैं और ये सब स्थानीय प्रशासन की बदौलत हो पाया है।
सहयोग फल। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि शहर की चकाचौंध से कोसों दूर रहने वाले आदिवासियों के मन में वैक्सीन को लेकर कई आशंकाएं थीं। शहर से गांव तक पहुंचने वाली अफवाहों ने इन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन रायगढ़ के जिला प्रशासन ने हार नहीं मानी। जिला अधिकारी की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम लगातार स्थानीय लोगों की मदद से आदिवासियों को समझाने में लगे रहे। ओडिशा के आदिवासी मंत्री जगन्नाथ सरक, राज्य योजना बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन संजय दास वर्मा जैसे जिम्मेदार लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। खासकर डंगरिया आदिवासी जो टीका लेने में काफी संकोच कर रहे थे, वो अब वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ जी, हमारे गांव में टीकाकरण अभियान चल रहा है। मैं सभी से प्रशासन का सहयोग करने और वैक्सीन लेने के लिए आगे आने की अपील करता हूँ। जिला प्रशासन ने हमारे लिए टीकाकरण शिविर की व्यवस्था की है। हम वैक्सीन लेकर खुश हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा ओडिशा का आदिवासी समाज अफवाहों की असलियत समझकर वैक्सीन की अहमियत समझ चुका है। उम्मीद है जागरूकता का ये अभियान यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और जल्द ही देश 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोटा में डॉक्टर्स डे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी चिकित्सक समुदाय को बधाई दी। कोटा से जयपुर रवाना होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय कोटा में बिरला ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने खासकर कोरोना काल में समर्पण भाव के साथ दी गई सेवाओं के लिए डॉक्टर्स को नमन किया और चिकित्सक समुदाय को धरती पर इंसान के रूप में भगवान बताते हुए डॉक्टर्स डे की उन्हें बधाई दी। सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चिकित्सकों ने जिस तरीके से मानवीय संवेदना से अपनी जान जोखिम डालकर लोगों की जान बचाने का काम किया है, उनके प्रति पूरा देश कृतज्ञ है। एक सेवा समर्पण भावना से उन्होंने इस कोरोना महामारी के अंदर लोगों का जान बचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर कोरोना महामारी का इलाज करते हुए इस दुनिया में नहीं रहे। उनके प्रति मेरी संवेदना है। उनके त्याग और बलिदान को हम याद करेंगे। आज भी भारत के अंदर डॉक्टर्स का सबसे बड़ा सम्मान है। अशोक गहलोत ने भी डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। ट्वीट पढ़िए। डॉक्टर्स डे पर आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी वर्चुअल संवाद किया और कहा कि सीएम की इच्छा है कि शहीद होने वाले डॉक्टर्स की याद में स्मारक बने और आईपीडी टावर के सामने डॉक्टर्स मेमोरियल स्मारक बने। इस बार का जो डॉक्टर्स डे है वो इस सदी की भीषणतम महामारी के दौर में है मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी चुनौती पिछले 15-16 महीने से कोविड-19 के रूप में पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने अभी है, चल रही है। और इसमें जिस समर्पण के साथ हमारे चिकित्सकों ने, मेडिकल फर्टिनिटी ने काम किया है,
अनेक लोगों की मृत्यु हुई है इस दौरान। कोरोना से लड़ते हुए, लोगों के जीवन को बचाते हुए मैं उन तमाम चिकित्सकों को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए, आम आदमी की जिंदगी को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज चिकित्सा दिवस, डॉक्टर्स डे के ऊपर हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम न केवल उनका स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, बल्कि वो लोग हमारे लिए, चिकित्सा जगत के लिए हमेशा प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाएंगे। आईपीडी टावर बन रहा है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि वहां डॉक्टर्स का एक ऐसी जगह बने जिनमें इस पेशे में काम करते हुए, मानव जाति की सेवा करते हुए जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनकी याद में एक स्मारक बने। पूरे देश में भी होगी। तो ये काम आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर ये आईपीडी टावर जब बनेगा तो उसके बिल्कुल सामने डॉक्टर्स मेमोरियल हम सोच रहे हैं कि वहां बने। बहुत ही चुनौती भरा काम था सेकेंड वेव के दौरान, लेकिन अब फॉर्चुनेटली अब हमारे एक्टिव केस कम हो गए हैं। रोज जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है उसमें भी गिरावट आई है, मृत्यु के आंकड़े में भी कमी आई है। लेकिन चिकित्सकों की चुनौती कभी खत्म नहीं होती है। ये मानवता को समर्पित प्रोफेशन है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।